अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। इमरान खान ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद की तरफ एहतजाज की फाइनल कॉल दी थी और इस फाइनल कॉल के जरिए मुतालबात के हसूल में नाकामी के बाद इमरान खान ने फाइनल कार्ड का जिक्र किया था, जिस पर क्या सराहियां शुरू हो गई थी कि अपने अहदाफ हासिल करने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियां आजमाने और उनमें नाकामी के बाद अब इमरान खान के पास ऐसा कौन सा फाइनल कार्ड है जिससे वो हुकूमत पर दबाव डालने में कामयाब हो सकते हैं। जिसके बाद कल इमरान खान ने हुकूमत को फिर अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए डेडलाइन दे दी है। इमरान खान ने इस डेडलाइन में स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात की पेशकश तो की है, मगर 12 दिसंबर तक मुतालबात ना मानने की सूरत में 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने की धमकी दे दी है। जबकि आज इमरान खान ने अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में इस बात की तस्दीक भी कर दी है। कल इमरान खान के एक्स अकाउंट पर जारी होने वाले बयान में कहा गया था कि वो 2 नुकात पर 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे रहे हैं। पहला मुतालबा अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम। इमरान खान ने मुज़ाकराती कमेटी में उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, साहबजादा हामिद रजा, सलमान अकरम राजा और असद कैसर को शामिल किया है और कहा है कि ये कमेटी स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात करेगी और अगर मुतालबात को ना माना गया तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाएगी। इमरान खान के बयान के मुताबिक सिविल नाफरमानी के नतीजे में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील की जाएगी कि वो तरसीलात ज़र को महदूद करें और बाइकॉट मुहिम चलाएं। इस तहरीक के दूसरे मरहले में इससे आगे भी जाएंगे। यानी इमरान खान एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ हर हद तक जाने की बात कर रहे हैं, मगर माजी में भी वो मुतादिद बार इस किस्म की कॉल्स देते रहे हैं जो कि नाकाम साबित हुई हैं। 2014 में उन्होंने सिविल नाफरमानी की कॉल दी, मगर ये कॉल नाकाम हुई क्योंकि पार्टी के अपने सपोर्टर्स ने खुद इस पर अमल नहीं किया। इसी तरह 2022 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF को खतूत लिखे, मगर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही तनकीद का सामना करना पड़ा। और आज इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने भी आज अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में इस बात की तस्दीक की है। अब उन्होंने अपने 2 डिमांड्स आगे रखे हैं। उन्होंने कहा एक डिमांड कि सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे टॉप आपके 3 जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस के नीचे एक JIT बनाई जाए। JIT 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करें। दूसरी डिमांड 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर की वजह से आपने जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेलों में डाले हैं इनको रिहा किया जाए। ये 2 डिमांड्स नहीं होती तो फिर इमरान खान ने कहा हम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे। अलीमा खान कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नीचे JIT बनाई जाए, मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ 26 नवंबर के एहतजाज के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फैसला साजी और बुशरा बीबी के किरदार को लेकर इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही थी। बुशरा बीबी की तर्जुमान और बहन पार्टी क़यादत को तनकीद का निशाना बना रही थी। कहा जा रहा था कि बुशरा बीबी से गलत बयानी की गई और उन्हें D चौक से जबरदस्ती ले जाया गया। और आज बुशरा बीबी का भी इस पर पहली बार मौक़िफ़ सामने आ गया है। चारसदा में अपने जांबाज कारकुन के वुरसा से ताज़ियत के मौके पर बुशरा बीबी ने बताया कि उन्हें D चौक पर अकेला छोड़ दिया गया था। समझ नहीं आ रहा था कि लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। खान के लिए निकलने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकते। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ। नहीं जी, मैं इतनी तकलीफ में थी इतने दिनों से, क्योंकि इतनी शहादतें हुई हैं जिसकी वजह से मुझे ये समझ ही नहीं आ रही थी कि लोग गलत और झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले हैं उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। D चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियाँ जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो D चौक ज़बरदस्ती खाली करा रहे थे जी। बिल्कुल। तो बीबी वहाँ से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। ये सिर्फ मैंने आपको बताना है कि बीबी वहाँ अकेली थी और सब छोड़ के जा चुके थे। और जब मैं वहाँ से नहीं जा रही थी तो सीधी मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई और बाकी जो काफिला है वो बाद में आया था। बुशरा बीबी पार्टी क़यादत पर बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है। कह रही है कि वो D चौक से नहीं हटी थी क्योंकि इमरान खान ने हटने का नहीं कहा था, मगर सब ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। मगर अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब समेत बाज़ रहनुमा उस रात बुशरा बीबी के साथ खड़े रहने का दावा करते रहे हैं। बहरहाल अब एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा हुकूमत को मुतालबात पूरा ना करने पर धमकी दे दी है, जबकि JUIF ने भी हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया है। अपने एक बयान में रहनुमा JUIF अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि अगर हुकूमत ने 8 दिसंबर तक
दीनी मदारिस का बिल मंजूर ना किया तो वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। जबकि अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू में JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि अभी तक लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं हुआ है, मगर मदारिस के मामले पर फैसला कुव्वत से करेंगे। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, अपने मुतालबात को नहीं मनवा सके और अब इमरान खान ने एक कमेटी बना दी है मुज़ाकरात के लिए। वो कह रहे हैं कि दो नुकात पे हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हों, एक 26 नवंबर और 9 मई के जो वाक़यात थे उस पर जुडिशल कमीशन और दूसरा अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई। और वो ये कह रहे हैं कि अगर 14 तारीख तक हमारे मुतालबात को नहीं माना गया तो फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे और जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। तो क्या अब आप मुज़ाकरात करेंगे इस वक्त से? कभी मुज़ाकरात जो हैं या पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो कभी इस तरह से भी हुआ है कि आपने कमेटी भी बना दी है और साथ ही आपने ये भी तय कर दिया है कि ये कमेटी जो है ये इन दो इश्यूज़ के ऊपर बात करेगी, जो दोनों इशू जो है वो नॉट निगोशिएबल हैं। आप मुझे बताएं कि जो लोग जेल में हैं उनकी रिहाई जो है वो बाई दी डायरेक्टिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर होनी है, वो तो अदालतों से उनकी बेलें होनी है। और इसी तरह से जो वो दूसरी बात कर रहे हैं कि जी जुडिशल कमीशन जो है वो बना दिया जाए या इन्वेस्टिगेशन 24 और 26 नवंबर के वाक़यात की, वो तो इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी हो रही है। वो इन्वेस्टिगेशन वो ज्वाइन करें, बताएं वो 278 आदमी कहाँ हैं जिनको जो है वो यहाँ पे कत्ल कर दिया गया या गोलियां मारी गई हैं। मैं उस पर आता हूं। तो अब ये जो वफ्द बनाया है और ऐसा लगता है कि PTI की लीडरशिप भी अब कह रही है कि पार्लियामान के जरिए मामलात को हल करेंगे, तो इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात होंगे या हुकूमत मुज़ाकरात करने की पोजीशन में ही नहीं है? नहीं, उन्होंने जो कंडीशन लगा दी है, आप मुझे बताएं इसके ऊपर कैसे मुज़ाकरात हो सकते? तो फिर वो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे, भी नहीं है, नुकसान होगा मुल्क का, वो कह रहे हैं आप जिम्मेदार होंगे। सिविल नाफरमानी देखें जी, ये अब 24 को भी तो ये एक इन्होंने आप समझ लें कि मैं तो ये कहूँगा कि इन्होंने जुआ ही खेला ना इन्होंने, कि जी हम फाइनल कॉल कि जी हम इस तरह से, इनका जो प्रोग्राम था वो अल्लाह ताला ने जो है वो इनको जो है वो उसकी जो है वो जिस तरह से ये नाकाम हुए हैं, तो मामला ये इनका प्रोग्राम तो और ही था कुछ, ये और ही तरह से जो है वो इस मामले को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो मामला ये है कि ये नाकाम हुए हैं और इनका इर्रेपेरेबल लॉस हुआ है, ये मैं आपको बता दूं। 24 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक इमरान खान, आप मत समझे कि ये उसी जगह पे खड़ा है जहां पे ये इससे तो पहले इस खड़ा नुकसान था। का फायदा उठाते हुए आप पॉलिटिकली हाँ, नहीं तो मुझे बताइए राना साहब, अब क्या हुकूमत जो है इस मौके का फायदा उठाते हुए बातचीत का दरवाजा खोल के सियासी स्टेबिलिटी के लिए कोई कोशिश करेगी, या आप ये समझेंगे कि क्योंकि वो उसको शिकस्त हो गई है तो हम अपनी पोजीशन पे खड़े रहेंगे? हमने कब दरवाजा बंद किया है? बोले भी नहीं, दरवाजा बंद ही नहीं। उसने आज भी शाह महमूद साहब ने कहा कि अगर वहां से कोई ठंडी हवा चले हुकूमत की तरफ से तो बातचीत हो सकती है। तो बिल्कुल हम तो इसके लिए जो है वो तैयार हैं। लेकिन ये जो उन्होंने ये जो मुज़ाकराती टीम बनाई है ना, ये तो बिल्कुल नॉन स्टार्टर है। ये अच्छे लोग नहीं है इसमें? नहीं, अच्छे लोग हैं, हाँ, इनमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो कहते हैं जी 2 इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। हाँ, इन इश्यूज़ के ऊपर तो क्या बात करनी है उन्होंने? पॉलिटिकल डायलॉग अगर उन्होंने करना है, वो बिल्कुल पॉलिटिकल एक टीम बनाएं, उसके ऊपर जो है वो डायलॉग करें। तो जिस तरह से ये 24 और 26 नवंबर को उन्होंने अपना इर्रेपेरेबल लॉस किया है पॉलिटिकली, अगर इन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई, फेल होगी, वो बुरी तरह से नाकाम होगी। और इसका वो चेहरा जिसको हम 2-2.5 साल से 4 साल से कहते आ रहे हैं कि ये अफरा तफरी और अनारकी चाहते हैं मुल्क में, वो पूरे लोगों के सामने अयां हो। अच्छा, माजी 2014 में सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया था, वो भी नाकाम हुई थी। फिर IMF वाला जो मामला था, जब उनको खतूत लिखे थे तो वहाँ पे भी कोई पॉजिटिव उनको कोई फायदा नहीं हुआ उन तमाम एक्टिविटीज से। और अब भी नहीं होगा, अब भी नहीं होगा जी। लेकिन अब जब आप ये कहते हैं कि यहाँ पे लोग आए, सोशल मीडिया ने झूठ बोला, राना साहब इसमें एक देखें हुकूमत की भी जिम्मेदारी है ना। इतनी स्पेकुलेशन सोशल मीडिया पे अगर चल रही तो हुकूमत भी सच बोले। अगर हुकूमत आके ये कहेगी बार बार कि एक गोली नहीं चली, एक शख्स जो है वो जहां भाग नहीं हुआ, जबकि अस्पताल की रिपोर्ट कुछ और कहती है, इंटरनेशनल मीडिया कुछ और कहता है। इसाक डार साहब ने कोशिश की कि फॉरेन डिप्लोमेट्स को बुलाकर उनको बताएं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उन्होंने भी यकीन नहीं किया इस बात पर। तो कम से कम हुकूमत अपने हिस्से का तो सच बोले ताकि फेक न्यूज़ चलना बंद हो। देखिए इस किस्म के मामलात में जब बात को इतने यानी झूठ से शुरू किया जाए, अब देखें अगर ये कहते कि जी हमारे जिस तरह से पहला जो मौक़िफ़ था इनका, ये कहते कि जी हमारे वहाँ पे
6 लोग जो हैं वो हमारे शहीद हुए हैं या उनको गोलियां लगी हैं, हमारे 20 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तो ये बात करीने क्यास या सोच के करीब होती कि भाई 6 लोग लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के अगर शहीद हो सकते हैं तो दूसरी तरफ से भी नुकसान हो सकता है। अगर उस तरफ से 232 लोग ज़ख्मी और 71 लोगों को फायर आर्म लग सकता है तो इधर भी किसी को लग सकता है। जब उन्होंने बात ही की है 278 से शुरू, हाँ। तो आप मुझे बताएं उसकी क्या इंक्वायरी करवाएं। लेकिन उस 278 के बाद चले गए 315 पे, 315 के बाद आ गए फिर बढ़ा 12 चढ़ा पे, के उन्होंने अब बिल्कुल नंबर 12 के दिए। बाद अब चले गए हैं हज़ारों पे। बड़ा चढ़ा के बिल्कुल उन्होंने नंबर दिए। आज की जो खबर है हज़ारों में है। वो अलीमा खान साहब और तो आप गौहर मुझे साहब बताएं के कि उसकी दरमियान क्या भी कल इस इंक्वायरी पे बहस हुई, करवाएं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये ट्रांसपेरेंसी जो है ना ये हुकूमत की तरफ से आनी चाहिए। हुकूमत को रियासत की जिम्मेदारी है सच बताना। अगर आप लोग नहीं बताएंगे दूसरी तरफ से भी यही होगा। फैसल वावड़ा साहब आजकल बड़े मुतहरिक हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि जहाँ पे एक तरफ तो PTI की वापसी इस वक्त नामुमकिन नजर आती है, वहीं पे वो कह रहे हैं कि जो हुकूमत का ब्रांड है ना वो इस वक्त बुरा नहीं है, वो ख़त्म शुद्ध समझें आप। तो वो तो एक ऐसा तासुर दे रहे हैं कि शायद नून लीग के भी दिन गिने जा चुके हैं और इन्हीं जमातों में से शायद एक नया सेटअप उभर के सामने आने वाला है। क्या इस बात के इम्कानात हैं? देखें, जो है ना सिस्टम के कुछ लाडले होते हैं, तो इस सिस्टम में तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे हैं। तो हाँ काफ़ी सारे हैं। तो वो जो लाडले होते हैं ना वो फिर लाडियाँ भी करते हैं, लेकिन उनसे ना तो कोई घबराहट होनी चाहिए और ना ही कोई उनको इतना जो है वो मैं समझता हूँ कोई परेशानी जो है वो लेनी चाहिए, क्योंकि वो लोग सिस्टम से ओवर एंड अबव नहीं जा सकते। अगर वो जाएं तो फिर सिस्टम उनको फिर सज़ा भी कड़ी देता है। हाँ। तो वो जितनी स्पेस होती है तो उसमें वो फिर गुफ्तगू करने में आज़ाद होते हैं, तो वो फिर करते करते रहते हैं। तो क्या पता ये सिस्टम की तर्जुमानी कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं है ऐसा? कितने कॉन्फिडेंस से आप ये कह सकते हैं? जितना कॉन्फिडेंस हो सकता है उतने कॉन्फिडेंस से मैं ये बात जो है वो कर रहा हूँ। देखिए, मामला ये है कि फैसल वाडा साहब जो है उनके साथ मुझे हमदर्दी भी है। अब देखें ना, एक दूसरा जो लाडला है उसको हमने बहुत बेहतर अकोमोडेट किया हुआ है सिस्टम में, तो इसको बस सेंटर बना के तो हमने जो है वो भूल गए हैं। तो फिर उसने अपनी याद तो हमें दिलानी है ना। तो आप कह रहे हैं कि वजारत अगर मिल जाए तो फिर वो नहीं, मुझे लगता है वजारत का ऐसे मामला होगा यहाँ पे, लेकिन जिसको आप कह रहे हैं कि अकोमोडेट किया हुआ है उनकी भी आप खुद कह चुके हैं अगर वो चाहते तो वजीर आजम भी बन सकते थे। बहरहाल मैं तो वजीर आजम से ये कहूँगा कि वो फैसल वाडा साहब को बुलाएं। हाँ, बुला के उनका मशवरा भी लें, उनसे बात भी करें और उनका ख्याल भी करें। तो इस वक्त जो ये कह रहे हैं कि एक अफवाह कह लें इस्लामाबाद में कि कोई नेशनल गवर्नमेंट का क्याम हो सकता है, उसमें PTI को भी इंक्लूड किया जाएगा, हो सकता है उसका वजीर आजम फिर शहबाज शरीफ ना हो कोई और हो, क्या कोई बातचीत हुई है? देखिए, पाकिस्तान ने कायम रहना है और इंशाल्लाह रहना है, रहेगा इंशाल्लाह। आमीन आमीन। तो फिर जो है ना ये जो मौजूदा सेटअप है इसको टाइम दिया जाए। पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट हो रहा था, बल्कि होने के करीब नहीं था, बल्कि डिफ़ॉल्ट में जा चुका था, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इकनॉमिक बहरान से निकल आया है। इसको स्टेबल होने दें, साथ इसके जो है वो सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए। उसके लिए बात करें, उसके लिए पॉलिटिकल डायलॉग करें, उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठें आपस में, उसके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो सर जोड़े, जिसकी मैंने पहले बात की है कि सर जोड़ के जब तक नहीं बैठेंगे ये इस्तेहकाम नहीं आएगा। तो इस चीज़ की ज़रूरत है। ये नेशनल गवर्नमेंट की या इसको हटा दें उसको ले आएँ, इससे जो है वो ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं है। और ये फैसले आपने कर रहे हैं या फैसले जो है वो स्टैब्लिशमेंट ने कर रहे हैं? नहीं, ये फैसले जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप ने कर रहे हैं। इतना इख्तियार है ये फैसला जो है PMLN की लीडरशिप करेगी, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप करेगी, PTI की लीडरशिप अगर आज करे तो मैं समझता हूँ कि इसमें आप लोगों के पास उसके अलावा इसमें और रुकावट कोई नहीं है। आप लोगों के पास ये इख्तियार है आपके ख्याल में कि एक पॉलिटिकल डायलॉग शुरू भी करें? आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, हाँ, उन्होंने तो जब अदम एतमाद हुआ था उस वक्त उन्होंने अपने अदारे में बैठ के ये तय कर लिया था कि हमने जो है वो न्यूट्रल प्ले करना है। उसी से झगड़ा हुआ था उनका बानी PTI के साथ। आज भी जो 8 मई को 9 मई का 1 साल मुकम्मल होने के बाद जो DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने उसमें 2 टोक कहा है कि मुज़ाकरात हमारा काम नहीं है,
लेकिन सियासी जमातें आपस में बैठ के बात करें। इसलिए भी पूछा उन्होंने कल फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और उसका एलामिया आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, जहाँ पे पीटीआई के हवाले से वहाँ पे मैसेज है नाम लिए बगैर। वहीं पे हुकूमत को बाकायदा इंस्ट्रक्शंस भी है ना, एक हुकूमत को कहा है कि आप जो है वो लॉज बनाए, रेगुलेशंस बनाए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो है गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, कवानीन बनाए इस हवाले से। तो बाकायदा ऐसा लग रहा है कि इंस्ट्रक्शंस है हुकूमत के लिए। इसमें इंस्ट्रक्शन का लफ्ज़ मौजू नहीं है, लेकिन ये डिमांड है उनकी। हाँ। और ये डिमांड जो है, ये जिस दिन लॉ एंड ऑर्डर्स की एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग हुई है, उसमें आर्मी चीफ खुद मौजूद थे और जो वहाँ पे उन्होंने बात की, वो डिमांड उनकी उस वक्त उनके अपने अल्फाज में भी मौजूद थी। उन्हें बड़ा गिला है इस बात का हुकूमत से, यानी पूरे सिस्टम से उनका एज इंस्टीट्यूशन गिला है कि 9 मई के जो मुजरम थे, जो मुलज़म थे, उनका ट्रायल क्यों नहीं किया गया। अगर उनका ट्रायल हो जाता तो फिर शायद ये 26 नवंबर या 24 नवंबर ना होता। तो उनका ये गिला तो है। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, इसमें सबसे ज़्यादा गिला, ये हुकूमत से ज़्यादा ये गिला जो है ये सुप्रीम कोर्ट को है। ये जो 9 मई के ट्रायल मुकम्मल नहीं हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट और हमारे जो मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं जो ख़त पे ख़त लिखते हैं, लेकिन देखिए ख़त पे ख़त लिखते हैं, उसके अलावा उन्हें और कोई काम नहीं है। कल तो उन्होंने जो है ये ट्रायल मुकम्मल नहीं होने दिया के ऊपर और दीगर लोगों के ऊपर जब फर्द जुर्म आयद की है। और यहाँ पे सिर्फ अदलिया की जिम्मेदारी नहीं, ये तो प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है। मतलब साल सवा साल तो लगा दिया प्रोसिक्यूशन ने चालान फाइल करने में। जब चार्जशीट नहीं करेंगे तो मामला आगे कैसे बढ़ेगा? तो इसमें जब ये फैसला ही नहीं हुआ कि ये चलान जो है ये जाना किस तरफ है, इस कोर्ट में जाना है, ये इस कोर्ट में जाना है। 80 लोग तो थे ना, 100 थे पर 80 रह गए। वो मिलिट्री कोर्ट के अलग हैं। जो टेररिस्ट कोर्ट में लोग थे, एंटी टेररिज्म कोर्ट में, उनका तो काम प्रोसिक्यूशन ने करना था ना। वो चालान ही नहीं जमा करेंगे तो अदालत केस कैसे आगे बढ़ेगी? तो आपका क्या ख्याल है कि ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट जो है ये गवर्नमेंट के मतहत है? नहीं, प्रोसिक्यूशन तो है ना, इदारे ही करते हैं ना प्रोसिक्यूशन। तो प्रोसिक्यूशन जो है वो आपके इल्म में है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो सारा केस जो है वो लेके पेश करती है और जज साहब कहते हैं कि ये शक पड़ गया है तो लिहाजा आप उठाएं इस केस को, फाइल को उठा के बाहर फेंकें, मुलज़म जो है उसको घर छोड़ के आए। कल आपकी फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई, कल कामरान मुर्तज़ा साहब को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि राना साहब आए, मिले, कुछ और लोग भी मिले, उसके बाद वो कह रहे हैं कि दर्जा हरारत बढ़ गया है। क्या ऐसी गुफ्तगू हुई है आपकी? नहीं, बिल्कुल दर्जा हरारत जो है वो बढ़ा नहीं है। और मौलाना जो है वो बड़े ज़ीरक और बड़े जो है वो मामला फ़हम रहनुमा हैं। देखिए, मामला ये है कि जब 26वीं तरमीम हुई है ना, तो 26वीं तरमीम में ये बात तय हुई थी कि ये जो लेजिस्लेशन अब जो है वो फंसी हुई है ना, कि ये लेजिस्लेशन भी साथ ही होगी। और जब 26वीं तरमीम का वोट हुआ तो साथ ही ये भी जो है वो वोट हुआ जी था। जी। तो मैं समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब का गिला या उनकी नाराज़गी जो है इस हद तक जायज़ है कि जब उनसे ये वादा हुआ था उसके बाद उन्होंने 26वीं तरमीम में उन्होंने सेनेट में वोट दिया कर रही है या सदर मुमलिकत कर रहे हैं? उन्होंने जो है वो कौमी असम्बली में भी दिया। तो ये लॉ जो है इसमें इतनी देर नहीं होनी चाहिए थी। इसको लॉ वादा खिलाफी फजल रहमान साहब से हुकूमत कर रही है या सदर मुमलिकत कर रहे हैं? देखें, सदर मुमलिकत में और हुकूमत में कोई फ़र्क नहीं है। तो पार्टी अलग अलग है ना, तो ये एग्जीक्यूटिव आपके पास है, मैं समझता हूँ उनके पास है। ये मिलजुल के ही डिले हुआ है और इसमें कुछ चीज़ें और भी और मसरूफियात भी, SCO की कॉन्फ्रेंस आ गई और मामलात आ गए, ये 24 नवंबर आ गया। तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस चीज़ का सदर ने तो अब वो वापस भेज दिया है ना, वापस भेज दिया है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका जो है वो नोटिस लिया है। उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से बात भी की है, मैंने भी इसी पैराए में बात की है और प्राइम मिनिस्टर की आज उनसे बात हुई है। तो इंशाल्लाह ताला ये उनका गिला जो है वो हम इसको दूर कर देंगे। गफूर हैदरी साहब ने कहा था रुकावट असल में कहीं और से आ रही है, ना हुकूमत की तरफ से आ रही है, ना सदर पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। ऐसा ही मामला नहीं, कोई ऐसा मामला नहीं है। रुकावट किसी तरफ से भी आ रही हो, रुकावट दूर होनी चाहिए। और वज़ीर आज़म ने अश्योरिटी दी उनको कि यही बिल जो है मंजूर हो जाएगा। नहीं, देखें, बात ये है कि ये उनके साथ हमारी कमिटमेंट है। हाँ, ये उनके साथ वादा है, तो वादा तो पूरा होना चाहिए। सही। और क्या क्योंकि मुलाकात में जो फैसल वावड़ा साहब थे उनसे भी हुई है मुलाकात, बिलावल साहब की फैसल वावड़ा साहब से हुई है, इस पर भी कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा था कि
सफ़बंदियाँ कभी भी तब्दील हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि जो सेटअप है वही चलता रहेगा। तो वहाँ से भी इस किस्म की बात आई है, तो क्या कोई देखिए वो मैंने पहले बात की है, वो इंशाल्लाह ताला जो है वो अगर थोड़ी बहुत उस हिस्से में कोई केयरलेसनेस हुई है ना, तो उसका हम बंदोबस्त कर लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला फैसलवाड़ा साहब भी पूरे सिस्टम के साथ जो है वो भरपूर तरीके से जो है उनका साथ जो है वो रहेगा। वो ठीक है, उन्होंने एक बात की है कि मैं बानी पीटीआई की जो है वो क्या कहा, उनको नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा मैं उनको, जी वो कहते हैं मैं उनकी जान बचाना चाहता हूँ। तो ठीक, अच्छी बात है, जान वो बेसिकली वो ये बात कर रहे हैं उनकी जान वैसे लेना भी कोई नहीं चाहता। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब अपनी अहलिया को छोड़ें, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नून लीग से छुटकारा पाएं तो मामला सही हो जाएंगे। अच्छा। ये वो कह रहे हैं। हाँ नहीं, वो अपना बयान जो है ना वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसको जो है ना वो मॉडिफाई कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राना सना हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है और दो मुतालबात हैं। पहला मुतालबा यह है कि अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई, और दूसरा मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर के जो वाक़यात थे उस पर जुडिशल कमीशन का क़याम। इमरान खान ने यह भी कहा है कि अगर हुकूमत उनके मुतालबात नहीं मानती तो 14 दिसंबर से फिर तहरीक शुरू की जाएगी, नाफरमानी की तहरीक जो है शुरू की जाएगी, सिविल डिसोबीडियंस की। इस पर हम मजीद बात करेंगे और इसके लिए आज हमें ज्वाइन किया है फवाद चौधरी साहब ने, जो कल इमरान खान के साथ अडियाला जेल में मौजूद थे, वहाँ उनसे गुफ्तगू भी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। काफ़ी लंबे अरसे के बाद आपकी कल इमरान खान से मुलाकात हुई, क्या सोच रहे हैं? तो इलेक्शनों के बाद पहली बार हुई, तो और इमरान खान वैसे तो मैं देख के मुझे खुशी हुई है कि इनका जो फिटनेस लेवल है वो 2018 के इलेक्शंस वाला है। सोच कोई तब्दीली नहीं आई उनकी, वो वैसे ही फर्म खड़े हैं जैसे पहले खड़े थे, और वो पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए और आवाम के हकूक़ के लिए जो बात करते रहे हैं उसी पे वो कायम। फवाद साहब, कल इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी है। इमरान खान को अब ये क्यों लगता है कि हुकूमत इस पॉइंट पे उनसे मुज़ाकरात करेगी? देखिए, हुकूमत ही की वजह से तो ये तलखियाँ हैं ना पाकिस्तान में। देखो ना, अगर आप हुकूमत में ही नहीं टेम्परेचर नीचे लाना है, मुज़ाकरात क्यों नहीं हो पा रहे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान एंगेजमेंट क्यों नहीं हो पा रही, इसलिए कि आपने टेम्परेचर इतना ऊपर रखा हुआ है कि उसके अंदर बातचीत नहीं हो सकती। मसलन खान साहब ने मुझे कल खुद बताया कि किस तरह से पिछले महीने उन्हें 5 दिन जो है वो लाइट ऑफ कर दी गई, उनको अंधेरे में रखा गया, कोई उनके पास अभी अखबार नहीं जा रहा, टीवी नहीं जा रहा। सो इस किस्म की जब आप तल्ख सूरत हाल पैदा करेंगे तो उसमें तलखियाँ कम तो नहीं होंगी, तलखियाँ तो बढ़ेंगी। सो मुझे तो समझ से बाहर है कि हुकूमत कहाँ ले जाना चाहती है पाकिस्तान को, और हम एज अ सोसाइटी किधर जाना चाहते हैं। पॉलिटिक्स में तो देखो तलखियाँ ही नीचे लाते हैं और हुकूमत ही नीचे लाती है, पोजीशन इधर नहीं लानी। हज़ारों लोगों को आपने गिरफ्तार किया हुआ है, लाखों लोगों के घरों पे आपने छापे मारे हैं। उमर अयूब का निकलता है, आप उसको उठा जेल में डाल देते हैं, अदालत में वो आता है। सो जो हालात जा रहे हैं, आपने तलखियाँ नीचे लाना, हुकूमत ने लानी। अब हुकूमत का मौक़िफ़ इससे बरक्स है, क्योंकि अभी राना सना हमारे साथ प्रोग्राम पे मौजूद थे, उन्होंने कहा कि एक तो जो 26 नवंबर की या 24 नवंबर की कॉल थी वो जुआ खेला और उससे इररिपेरेबल लॉस हुआ है इमरान खान को, यानी कि इमरान खान जो उस वक्त एक बार्गेनिंग पोजीशन में थे, अब वो उससे कई गुना पीछे जा चुके हैं। देखिए, राना साहब का मुझे एहतराम है और वो उनकी पॉलिटिकल असेसमेंट्स का भी मैं जो है वो कदरदान हूँ, लेकिन राना साहब को समझना चाहिए कि कार्ड सारे इमरान खान के पास हैं। गवर्नेंस इमरान खान ने नहीं करनी, इकॉनमी इमरान खान ने ठीक नहीं करनी, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर इमरान खान ने ठीक नहीं करना, ये तमाम हुकूमत ने करना है। और इतनी तलखियों में हुकूमत कोई परफॉर्म नहीं कर पाएगी और ना कर पा रही है। 2 साल में आपने पाकिस्तान का अदालती निज़ाम तबाह कर दिया, आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तबाह कर दिया, आपने आइन तबाह कर दिया, स्पीकर ऑफिस, चेयरमैन सेनेट ऑफिस, सिर्फ एक आदमी को नीचा दिखाने के लिए। कुछ नहीं हुआ। अब भी इमरान खान ही के पास सारे कार्ड्स हैं और आपको उनसे गुफ्तगू के साथ ही आगे बढ़ना होगा। उनकी सियासी हैसियत को तस्लीम के बगैर हुकूमत के पास कोई चारा नहीं। फवाद साहब, ये कैसे कार्ड्स हैं इमरान खान के पास कि वो अपना अखबार नहीं लगवा सकते, वो टीवी चैनल नहीं देख सकते, उनकी लाइटें बंद कर दी जाती हैं, उनको रिहाई नहीं मिल रही, बाकी असीरान को रिहाई नहीं मिल रही, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनफेक्टिव हो गई है, 26वीं तरमीम पास हो गई है। ये अगर इतने कार्ड इमरान खान के पास हैं तो कोई भी उनका मुतालबा तो पूरा नहीं हो रहा। हर ज़बरदस्ती सही लेकिन हुकूमत के इस वक्त जो मुतालबात है, जो उनकी ख्वाहिशात है, वो पूरी हो रही है ना। ये सब कुछ जो किया गया है इमरान खान के लिए, ये क्या पाकिस्तान के लोगों की कॉस्ट पे नहीं हुआ? आपने इमरान खान को ये सब कुछ करने के लिए जो अभी आपने गिनवाया है, आपने पाकिस्तान के अवाम को महकूम करके रख दिया।
आपने अपनी आलमी हैसियत खो दी। जहाँ पे हम पाकिस्तान जो था पिवटल मुल्क था, जब कोई गज़ा में इज़राइल कोई चीज़ होती थी सबसे पहले पाकिस्तान को कॉल किया जाता था। आज दुनिया में अकेला पाकिस्तान खड़ा है। पाकिस्तान की माशी हालत आपके सामने है, पाकिस्तान की जो सियासत की हालत है वो आपके सामने है। अगर आपने इतने इदारे ख़त्म करके, इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल करके इमरान खान की बिजली बंद करनी थी, तो भाई फिर अब इस पर मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट तो है, लेकिन इससे इमरान खान को क्या फायदा हो? मीडिया खत्म कर दिया आपने। इमरान खान को क्या फायदा होना है? इमरान खान को भी पाकिस्तान की तरह नुकसान ही हो रहा है, लेकिन इस नुकसान में पाकिस्तान ऊपर है या इमरान खान ऊपर है? क्वेश्चन ये है कि अगर शहबाज शरीफ साहब का या जो बाकी लोग हैं उनका ये ज़ौम है कि हमने इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान को डिफीट करना है, तो फिर तो देखें मैं आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उनकी तो राय मुख्तलिफ है, वो समझते हैं कि इमरान खान पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, जो एक आपकी राय। देखें ये राय नहीं है ना। 8 फरवरी को 70% लोगों ने इमरान खान के लिए वोट कर दिया। अब देखिए ना, मरियम नवाज या राना सनाउल्लाह या शहबाज शरीफ, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं कि उनकी ये राय। लेकिन फाज़ साहब मुझे बताएं कि अभी जो कमेटी बनाई गई है मुज़ाकरात के लिए, हुकूमत फिर यही कही है कि देखें पहले आप कहते हैं कि मुज़ाकरात करो वरना हम धरना देंगे, अब आप कहते हैं मुज़ाकरात करो, मुतालबात मानो वरना हम सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट शुरू करेंगे। वो कह रहे हैं धमकी में आके तो हम नहीं बातचीत करेंगे कभी नहीं, तो क्या करना चाहिए? मसलन आप बताइए कि अगर आपके हज़ारों लोग जो हैं, आप लोगों के ऊपर गोलियां चला दें, आप कमीशन ना बनाएं, आप कहें कुछ भी हमने नहीं करना, आप जो है वो इमरान खान को इस हालत में रख लें, लीडर ऑफ दी अपोजिशन को अदालत में पेश होने के बाद अरेस्ट कर लें, इस माहौल में जो अपोजिशन है वो प्रोटेस्ट के अलावा क्या करें? आप ऑप्शन बता दें। फवाद साहब, अगर सिर्फ एक कमेटी बनाई जाती और कहते कि ये मुज़ाकरात करें तो ये करके देख लेते, लेकिन फिर ये कहना कि यार अगर मुतालबात नहीं माने तो हम ये करेंगे, तो हुकूमत का मौक़िफ़ ये कि इस वक्त हमारी जो पोजीशन है उसमें धमकी में आके तो मुतालबात हम नहीं मानेंगे। धमकी का मामला नहीं है। हुकूमत ने भी अपने लोगों को, या जो सियासी थोड़ा बहुत जो सियासत रह गई है हुकूमत की, उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल क्राउड है उसको भी कुछ देना होता है। पीटीआई भी एक एनजीओ नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसने भी अपने क्राउड को कुछ दिखाना है, अपने लोगों को कुछ बताना है कि ये हम सिर्फ खाली खुली, हम कोई जो है वो इतना पेसिमिस्ट नहीं है, हम भी अपने लोगों के लिए जो है वो हमारी ऑप्शन ये भी है। सो आपने पॉलिटिक्स को भी जहन में रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हुकूमत अपनी कमेटी बना दे और अपने मुज़ाकरात शुरू करे। टेम्परेचर राना साहब ने कहा कि देखिए ये दोनों इश्यूज पे तो बात नहीं हो सकती कि रिहाई, क्योंकि वो हमारा मामला नहीं, वो अदालतों का मामला है। कैसे मामला? ठीक है। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जो 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से तहकीकात ऑलरेडी चल रही है उसका हिस्सा बने। वो कह रहे हैं कि रूल्स ऑफ द गेम, जो सियासी रूल्स हैं उस पर बात हो सकती है। राना सनाउल्लाह तो एक्चुअली चाहते हैं कि कोई कमीशन ना बने, क्योंकि वो मोहसिन नकवी साहब के लिए मुस्तकबिल में कांटे छोड़ के जाना चाहते हैं। बट एज ए फ्रेंड ऑफ, तो अभी लगा दे कांटे। मैं यही समझ रहा हूँ मोहसिन नकवी साहब जो हैं, अगर उनमें थोड़ी सी भी अकल हो तो वो कमीशन बना दें, ताकि ये जो वो कहते हैं ना, उनका नौशी गिरानी का शेर है कि अभी तो सभी मौसम तुम्हारे हाथ में है, अभी तुम्हें नहीं मालूम एहतसाब है क्या। नहीं वो अच्छा, वो ये कह रहे थे कि रूल्स ऑफ द गेम, जो सियासी रूल्स ऑफ द गेम है उस पर हम बात करने के लिए तैयार हैं, उस पर बैठे बात करें, हम पे ये लिमिटेशंस ना लगाए कि इन दो इश्यूज पे बात करेंगे और मुतालबात पूरे करें। आप अपने दे दें, हुकूमत बनाए कमेटी, अपना TOR दे दे कि हम इस पे भी बात करेंगे, उस पे भी बात कर लें। और लेट्स सपोज एक हफ्ते बाद हुकूमत नहीं कहती कि हम बात करेंगे, तो फिर सिविल डिसोबीडियंस की जो मूवमेंट है उससे क्या फायदा होगा? माजी में भी आपको पता है 2014 में ही कॉल दी गई, तमाम जो पीटीआई के लोग थे उन्होंने बिल भी पे किए, गैस का, बिजली का, पानी का, सब किया, तो क्या फायदा होगा? 2014 तो नहीं है, अब 2024 है। सोसाइटी में डिवीजन मज़ीद बढ़ेगी। सिविल डिसोबीडियंस इज़ आई मीन ऑब्वियसली, आप 1920 में जब गांधी जी ने शुरू की थी तो ब्रिटिश एम्पायर को अपने जो है वो घुटनों पे कर दिया था। सो इसके कई परत हैं, कई इसकी जो हैं वो इसके कई चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, और मेरा नहीं ख्याल सोसाइटी पाकिस्तान में मज़ीद डिवीजन की मुतहम्मल भी हो सकती है। डिवीजन पाकिस्तान को हमें जोड़ने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को मजीद तकसीम करने की जरूरत नहीं। इमरान खान को हुकूमत से निकले हुए 2.5 साल हो चुके हैं, तकसीम बड़ी वाज़ेह है यहाँ पे सियासी बेसिस पर, लेकिन उस दिन के बाद से हर महीने पाकिस्तान में रेमिटेंसेस बढ़ती रही हैं। अगर तो फॉर द लव ऑफ इमरान खान बात होती तो ओवरसीज पाकिस्तान पैसा नहीं भेज रहे होते, लेकिन वो भेजते हैं, उनकी मजबूरियां हैं, उनकी फैमिलीज यहाँ पर हैं, बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा आ रहा होता है क्योंकि अब ग्रे मार्केट भी खत्म हो गई है। ये तो डिटेल्स है ना। अगर हाँ नहीं, डिटेल्स में बात करूँगा, डिटेल्स बात पर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसी कॉल ना दे जिसको आप इंप्लीमेंट करने का भी कहें, इंप्लीमेंट हो भी ना और उससे कोई फायदा ना हो। देखिए कोई इशू नहीं है, ये 13 के बाद देखेंगे इसमें क्या और आना है, क्या चीजें आनी है, रेमिटेंस ही कॉल देने से पहले सोचना चाहिए कि 13 के बाद क्या होगा। नहीं, कोई ऐसा नहीं। उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस की बात की है, सिविल डिसोबीडियंस की बहुत परतें हैं, उसके मुताबिक आगे चलेंगे। एंड रेस्ट एश्योर इमरान खान की कॉल पे बहुत इफेक्टिव सिविल डिसोबीडियंस होगी।
और ये जो मुज़ाकरात हैं ये हुकूमत से अब करने के लिए तैयार है, क्योंकि पहले एक पॉइंट ऑफ व्यू रहे कि जो इनको लेकर आए यानी कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, हुकूमत से नहीं करेंगे। नहीं तो कर लें, ये तो राना साहब बता दें हमें कि नकवी साहब जो हैं उनके बंदे हैं या उनके बंदे हैं, हमें क्या पता। अच्छा, किसी स्टेज पे फवाद साहब, क्योंकि अगर आपकी मुलाकात भी, कोई ऐसा प्रपोजल हुकूमत की तरफ से था कि ठीक है अभी एहतजाज खत्म करें, 2-3 हफ्ते बाद इमरान खान की रिहाई का भी बंदोबस्त करेंगे, कोई ऐसा प्रपोजल किसी पॉइंट पे दिया गया? मेरा ये अपना ज़ाती ख्याल है कि काफ़ी करीब थे मामलात, और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ टीम्स के इनएक्सपीरियंस की वजह से कंक्लूड नहीं हो सका। बहुत बहुत शुक्रिया, फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, मजीद बात करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंचेस के क़याम समेत दीगर मामलात पर जहां अदलिया के बाहर से आवाजें उठ रही हैं, वहीं अदलिया के अंदर भी इस पर तकसीम वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह एक से ज्यादा बार खतूत लिखकर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर चुके हैं, मगर चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने इन खतूत का पहले तो जवाब नहीं दिया, लेकिन आज सिंध और पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री के लिए होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास के दौरान चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत का फैसला आईनी बेंच कमेटी करेगी। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन के इजलास में 26वीं आईनी तरमीम को फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का तस्करा हुआ और जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों को फुल कोर्ट के सामने रखने की बात की, जिस पर चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह की मुखालफत करते हुए कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी है ये आईनी कमेटी तय करेगी। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की राय को जुडिशल कमीशन की अक्सरियती मेंबरान ने सपोर्ट किया, जबकि चीफ जस्टिस ने यह एतराज़ भी उठाया कि जुडिशल कमीशन को यह स्कोप ही हासिल नहीं है कि 26वीं तरमीम को ज़ेरे बहस लाए। अहम बात यह कि कल जस्टिस मंसूर अली शाह का इस बारे में जो खत सामने आया था उसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से ज़ायद दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं जो मंजूर भी हो सकती हैं और मुस्तरद भी, और अगर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर होती हैं तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त ख़त्म हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल इदारे और मेंबर्स के लिए शर्मिंदगी का बायस बनेंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस खत में मुतालबा किया था कि पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला किया जाए। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया था कि आईनी तरमीम के तहत सामने आने वाली नई शिक 191A मखसूस मामलात आईनी बेंच के सिवा किसी और बेंच के सामने ना लगाने की बात करती है, मगर यह शिक फुल कोर्ट को आर्टिकल 184(3) के तहत मामले की समाअत से नहीं रोकती। आइन के आर्टिकल 203J की शिक C और D में फुल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दीगर बेंचेस के दरमियान फ़र्क को तस्लीम किया गया है। ताहम अगर आपको इस कानूनी पोजीशन पर शुबात है तो फुल कोर्ट समाअत से पहले इस कानूनी पोजीशन पर फैसला कर सकता है। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में यह नुक्ता भी उठाया था कि आर्टिकल 175A के तहत जजेस की तैनाती से पहले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स बनाना जरूरी है और रूल्स बनाने से पहले जजेस की तैनाती गैर आईनी होगी। मगर आज चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह की 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों को फुल कोर्ट के सामने लगाने की गुजारिशात को मुस्तरद कर दिया है। ताहम जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन के रूल्स की तश्कील का मामला कमीशन की ज़ेली कमेटी को भेजने का फैसला किया गया है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।